सैंड क्या है, रेत क्या है, ये एक माइनर मिनरल है। माइनर, देयर आर टू टाइप ऑफ मिनरल, एक होते हैं मेजर मिनरल और दूसरे होते हैं माइनर मिनरल। अब जो सैंड है वो क्या है, माइनर मिनरल है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एक्ट है, माइन एंड मिनरल एक्ट 1957, तो उसके अंडर सेक्शन 3 में माइनर मिनरल को मेंशन किया हुआ है, तो उसमें क्या आता है, सैंड आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक डिफरेंस ध्यान में रखना है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करता है, सैंड से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ग्राउंड लेवल पे देखने का काम करता है। आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। सैंड या फिर माइनिंग रिलेटेड जो भी एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाया जाता है या फिर पार्लियामेंट द्वारा लाया जाता है। बट इसका जो एक्चुअल हम एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात करते हैं तब इसे ये जो एक्टिविटी रहती है उससे रिलेटेड, माइनिंग रिलेटेड, तो वो कौन हैंडल करता है, स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करता है, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि पानी के बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यूज़ में लाया जाने वाला अगर कोई नेचुरल रिसोर्स है तो वो क्या है, सैंड है। तो इसलिए सैंड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें उसे क्या करना है, प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम उसमें क्या करते हैं कि सैंड का यूज़ करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, जिसे हम निर्माण क्षेत्र बोलते हैं, या फिर दूसरे कई और क्षेत्र, जैसे कि हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं या फिर हमारे पास जो कांच के ग्लास होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें आजकल रेत का यूज़ किया जाता है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा या फिर हम जैसे जैसे डेवलपमेंटल एक्टिविटी की तरफ जाएंगे आगे फ्यूचर में, वैसे वैसे क्या हो जाएगा कि सैंड की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, और जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, मतलब उसका यूज़ भी रहेगा। बट यहाँ पे ध्यान रखिए कि पॉपुलेशन बढ़ेगा या फिर घटेगा, इसमें कोई राय नहीं है। ठीक है, बट ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये तो बढ़ेंगे नहीं। इस कोई मिट्टी बनने के लिए हज़ारों साल लगते हैं, राइट, हमें पता है। बट इमेजिन करो कि मतलब अगर हम इसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज का अगर दोहन करेंगे, यानी कि उसको अनियंत्रित तरीके से अगर यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें उसका सस्टेनेबल यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए सैंड और सैंड से रिलेटेड जो भी माइनिंग एक्टिविटी है या फिर उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, इम्पैक्ट है, इस पे पढ़ाई करना, स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है यूपीएससी में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तब इम्पोर्टेंट बनता है जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो और एक एग्ज़ाम पास आउट होके मतलब आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली होती है कि क्या क्या करना है, आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनेंगे और आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वहाँ पे जहाँ जिस किसी एरिया में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर इलीगल माइनिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है तो आपको ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में पता होनी चाहिए कि क्या है एक्चुअल में माइनिंग, या फिर उसके इम्पैक्ट क्या है, राइट। या फिर सिर्फ सिविल सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम आम नागरिक जो है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीज़ों के बारे में पता करें। ठीक है, अब इलीगल माइनिंग का पार्ट क्या होता है, यानी कि एक्चुअल में इलीगल माइनिंग क्या है, कौन से इससे एक्टिविटी का समावेश इसमें होता है। तो पहले ये है कि अगर आप विदाउट लाइसेंस अगर माइनिंग कर रहे हो तो वो क्या है, इलीगल माइनिंग है। यानी कि विदाउट परमिशन लिए अगर आप किसी जगह पे माइनिंग कर रहे हो तो वो क्या है, इलीगल सैंड माइनिंग है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि आपको अगर किसी स्वीकृत जगह पे माइनिंग कर रहे हो, मतलब कि एक आपको एक स्वीकृत लिमिटेशन मिला है कि आप इतना इतना माइनिंग कर सकते हो, बट अगर आप उससे ज़्यादा मात्रा में माइनिंग कर रहे हो तो वो भी क्या है, इलीगल सैंड माइनिंग एक्टिविटी है। ठीक है, तीसरा हम क्या बोल सकते हैं कि आपको किसी क्षेत्र में माइनिंग करने के लिए परमिशन मिला है, बट आप उस क्षेत्र से भी ज़्यादा एरिया में क्या कर रहे हो कि सैंड माइनिंग कर रहे हो, तो ये सब तीन चीज़ें जो है, तीन एक्टिविटी है, इसका समावेश किस में होता है, सैंड माइनिंग में होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इलीगल माइनिंग क्या होता है कि विदाउट परमिशन अगर आप माइनिंग कर रहे हो या फिर स्वीकृत मात्रा से अधिक कर रहे हो, या फिर तीसरा हम क्या बोल सकते हैं, जिस एरिया में आपको परमिशन मिला है माइनिंग करने का उससे कहीं ज़्यादा एरिया में अगर आप करते हो तो क्या रहेगा, वो इलीगल माइनिंग का पार्ट रहेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ एक रिपोर्ट्स भी है,
रिपोर्ट्स की मानो तो एक सैंड आरपी नाम का रिपोर्ट है, जिसे हम साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम पीपल एंड रिवर भी बोलते हैं। इनका एक रिपोर्ट ऐसा है कि उन्होंने 2019 को ये रिपोर्ट पब्लिश किया था। 2 सालों का डेटा दिया था, 2019 और 2020 का। अब ये रिपोर्ट था सैंड माइनिंग से रिलेटेड, जो वायलेंस या फिर हिंसक एक्टिविटी थी उससे रिलेटेड था। तो उस डेटा की मानो तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया में उन 2 सालों में जहाँ कहीं भी सैंड माइनिंग से रिलेटेड एक्टिविटी हुआ है, तो वहाँ पे 193 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, डेथ हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर भारत में, इंडिया के उत्तर भारत में सैंड माइनिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हिंसक एक्टिविटी चलती है। और इसी का ही बेस्ट एग्जांपल है कि पालेराम चौहान, यूपी के, उत्तर यूपी के नोएडा में पालेराम चौहान नाम के पर्सन थे। वो क्या कर रहे थे कि मतलब ये जो सैंड, इलीगल सैंड माइनिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है उसके अगेंस्ट वो काम कर रहे थे। और वहाँ पे मतलब कि बहुत सालों से सक्रिय जो खनन माफिया थे, उनके द्वारा उनके दिन दहाड़े मर्डर किया गया, उनकी हत्या की गई। ये घटना है आई थिंक 2013 की। ठीक है, तो इस कदर जो हिंसक एक्टिविटी है या फिर वायलेंट एक्टिविटी है जो हमें सैंड माइनिंग से रिलेटेड दिखाई देती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें क्या करना है, उस पर ध्यान देना है या फिर उसे एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। यूएन का एक रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन का एक रिपोर्ट है, उसमें वो बोलते हैं कि आगे जाके फ्यूचर में हमें रेत का अभाव हो सकता है। अभाव हो सकता है मतलब क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं उसमें, उसके पीछे डेवलपमेंट है, ग्लोबलाइजेशन है, निर्माण की एक्टिविटी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन, बढ़ता पॉपुलेशन। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, दिन ब दिन सैंड की डिमांड बढ़ेगी, राइट। और जितना डिमांड बढ़ेगा उतना ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटी होगी, और जितना ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें ह्यूमन हेल्थ से लेके इकोसिस्टम पे दिखाई देंगे। ठीक है, और एक रिपोर्ट है यूनेप का, ये भी यूनाइटेड यूएन की ही बॉडी है। ठीक है, यूनेप क्या है, वो क्या करता है कि वर्ल्ड वाइड एनवायरमेंट रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो, यानी कि एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस पर क्या करता है, वो काम करता है। इसका सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है। उसमें ये क्या बोलते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैंड का यूज़ इंडिया और चाइना में होता है। तो इमेजिन करो कि हम वर्ल्ड में क्या है, हाईएस्ट नंबर पे है सैंड यूज़ करने में। ठीक है, तो हमें इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए। ठीक है, हालांकि इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से डेवलपमेंट करने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए सैंड की ज़रूरत भी रहेगी। बट अगर उसका अनियंत्रित यूज़ हो तो उससे हमें क्या करना चाहिए कि उस इशू का हमें क्या करना है, एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस सैंड माइनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, यानी कि हम जो सैंड माइनिंग कर रहे हैं उसके इम्पैक्ट क्या है। अगर सैंड के टाइप्स की बात करो तो इसमें क्या है कि तीन टाइप के हम बोल सकते हैं। जो डेजर्ट में सैंड मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है। जो आप ओशियन एरिया में सैंड मिलती है, कोस्टल एरिया में ओशियन के, तो वो उसमें नमी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की उसमें क्षमता ज़्यादा होती है। और जो रिवर की सैंड होती है वो बहुत ज़्यादा दानेदार होती है, और इसलिए भी रिवर की सैंड बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, निर्माण क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि उस वजह से क्या हो रहा है कि मतलब जो सैंड है उसको क्या किया जाता है, रिवर की सैंड जो है उसको पसंद किया जाता है। अब इसके इम्पैक्ट कौन कौन से होते हैं। डिफॉरेस्टेशन पहला हम बोल सकते हैं कि अब रिवर जो है, यहाँ पे ध्यान रखिए कि रिवर क्या है कि वो सिर्फ एक पानी का स्रोत नहीं है। रिवर क्या करती है, दुआब बनाती है, वेटलैंड बनाती है, चराई के मैदान क्रिएट करती है। बहुत सारे ऐसे एरिया है वहाँ पे वो क्या करती है, इकोटोन क्रिएट करती है। जब वो समुद्र को मिलने जाती है तब वहाँ पे डेल्टा रीजन बनता है। तो जब रिवर का माइनिंग, यानी कि जब सैंड माइनिंग होता है वो सिर्फ रिवर के साइड में नहीं होता, तो वो डेल्टा रीजन में भी होता है, ओशन का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे होता है, लेक एरिया में होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एरिया है वहाँ पे क्या होता है, सैंड माइनिंग किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप माइनिंग की एक्टिविटी मानो किसी रिवर के साइड में करते हो
या फिर किसी जंगल एरिया में करते हो, जंगल में मानो कि रिवर है वो, ठीक है। जब आपको उसका ट्रांसपोर्टेशन किसी सिटी एरिया में करना होता है तब उसके लिए रास्ता भी चाहिए। तो वो रास्ता बनाने के लिए भी क्या होता है कि मतलब बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, और पेड़ हमें पता है कि क्या करते हैं, वो एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक का काम करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें पेड़ क्या है, इम्पोर्टेंट है, राइट। जो नेचुरल बैलेंस है उसको रखने के लिए पेड़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब यही कुछ रीज़न है, उस वजह से क्या होता है कि हमें डिफोरेस्टेशन करना पड़ता है। ये क्या हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, बहुत बार ऐसे होता है कि जो माइनिंग वर्कर है, यानी कि जहाँ कहीं भी माइनिंग एक्टिविटी चल रही है वहाँ पे जो वर्कर हैं उनके फेफड़ों में जो रिवर या फिर जो सैंड होती है, तो सैंड के जो बारीक टुकड़े होते हैं वो क्या करते हैं, उनके बॉडी में एंटर करते हैं, और उन्हें फिर अस्थमा या फिर जो रेस्पिरेटरी डिसीज है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो इस कदर वो क्या कर सकता है, ह्यूमन बॉडी पे नेगेटिव अफेक्ट कर सकता है। क्रिएट वेस्ट, वेस्ट भी क्रिएट हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब इस पे कैसे अफेक्ट करता है कि मानो आप किसी जगह पे सैंड माइनिंग कर रहे हो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप डीपली उसमें माइनिंग करोगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़मीन के अंदर हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो डिकम्पोज करने का काम करते हैं। अगर माइनिंग करते हो तो वो बैक्टीरियाज भी उनकी डेथ हो जाएगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि एनिमल हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन। अब जो डेल्टा रीजन है या फिर जो इकोटोन है, इकोटोन हमें पता है कि एक ऐसा एरिया है जो दो या फिर दो से ज़्यादा इकोसिस्टम एरिया में इकोटोन मिलता है, और हमें पता है कि इकोटोन जहाँ पे होता है वहाँ पे इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा फ्लरिश दिखाई देती है। तो इमेजिन करो कि ऐसे एरिया में आप अगर बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ करके अगर सैंड माइनिंग कर रहे हो तो हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब हैबिटेट पूरा का पूरा, मतलब उसका वेजिटेशन लॉस हो जाएगा। जो ग्रेजिंग ग्राउंड है, चराई के मैदान है, वो ख़राब हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड भी होते हैं, इनके ऐसे इकोटोन एरिया जो है वो क्या होते हैं, उनके नेस्टिंग ग्राउंड होते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि मतलब जो इकोसिस्टम है ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इस पे क्या कर सकता है, नेगेटिव अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि हेवी मेटल डिसोल्यूशन। अब होता क्या है कि जब आप कभी माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जो ज़मीन के अंदर हेवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि मानो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, ठीक है, लीड हो, ठीक है, इस कदर जो हेवी मेटल्स है, जब आप क्या करते हो कि मतलब रिवर साइड के एरिया में या फिर कोस्टल एरिया में या फिर किसी लेक एरिया में अगर आप सैंड माइनिंग की एक्टिविटी करते हो तो क्या हो जाएगा, ये जो हेवी मेटल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, उसमें उस वाटर में मिक्स हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, वहाँ का वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट वही हमने लिया है कि वाटर पोल्यूशन। अब बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, हमें पता है कि रिवर का पानी क्या करते हैं, वहाँ के लोग सीधा पीने के लिए यूज़ करते हैं। जो रिवर का पानी है वो फ्रेश वाटर रहता है, स्वीट वाटर रहता है, हमें पता है। हालांकि इसके अपोजिट ओशन का वाटर जो है वो खारा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बट उसके कंपैरिजन में रिवर का पानी क्या होता है, फ्रेश फ्रेश होता है। और हमें पता है कि वर्ल्ड में बहुत कम परसेंट में, यानी कि मिनिमम 2% जितना पानी जो क्या है, फ्रेश वाटर है, स्वीट वाटर है, जो कि हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम इस कदर अनियंत्रित माइनिंग एक्टिविटी करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाएगा, और जो फ्रेश वाटर स्वीट वाटर है जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं वो भी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अफ्रीका के केन्या में माचोकोसी इलाका है, तो उस इलाके में अनियंत्रित, ऐसी ही अनियंत्रित माइनिंग एक्टिविटी की वजह से, रेत खनन एक्टिविटी की वजह से एक टाइम था ऐसा कि उस रिवर का पानी लोग वहाँ पे पीने के लिए यूज़ करते थे। तो आज वो पानी पूरा का पूरा मतलब पोल्यूट हुआ है, मतलब वहाँ की रिवर भी मतलब एक ड्राई होने की कंडीशन पे है, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमें क्या करना है, ध्यान देना है। सिंक होल, बहुत बार क्या होता है कि माइनिंग एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, डीप, आप जब डीप माइनिंग एक्टिविटी करते हो तब क्या होता है कि वहाँ पे एक बड़े बड़े होल्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसे जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंक होल, ठीक है। तो रेत खनन की वजह से क्या हो सकता है, सिंक होल क्रिएट हो सकते हैं।
इरोजन, जब आप ओशियन कोस्ट लाइन एरिया में या फिर रिवर कोस्ट लाइन एरिया में माइनिंग करते हो तो क्या हो सकता है, जो कोस्ट लाइन एरिया है उसका इरोजन हो सकता है। और ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, रिवर, हमें पता है कि एंशिएंट टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि जहाँ कहीं भी अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ हो तो वो पहले कहाँ पे शुरू हुआ है, रिवर साइड में शुरू हुआ है, क्योंकि रिवर का पानी हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। और हमारा फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम फिर पहले क्या होता है, सॉल्व हो जाता है, राइट। और जब हमारा फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो क्या है कि मतलब हम आराम से वहाँ पे एक सिविलाइजेशन खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसे ही कुछ मोटिव थे, इसलिए हमने बहुत बार देखा होगा कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे शुरू हुआ है, पहले रिवर के साइड में शुरू हुआ है, ठीक है। बट अगर इसी कदर हम अगर रिवर को मतलब ख़राब करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, अ, ये सिविलाइजेशन है उस पर भी क्या करेगा, नेगेटिव अफेक्ट करेगा। अब इसके लिए हम सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, कौन से ऐसे सही मार्ग निकाल सकते हैं जिससे क्या है कि मतलब सैंड माइनिंग हम कम कर सकते हैं, राइट। डिमांड तो कम नहीं कर सकते, हम सैंड की डिमांड कम नहीं कर सकते, हमें उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ सॉल्यूशन जो कि क्या हो, सस्टेनेबल हो, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर रिवर सैंड क्या हो सकता है, एम सैंड। एम सैंड मतलब क्या, मैन्युफैक्चर्ड सैंड। अब ये जो सैंड है इसकी साइज़ 150 माइक्रोन से भी कम होती है, इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो सैंड है वो ग्रेनाइट और लाइमस्टोन जो है, ये जो हेवी मेटल्स है उनको मतलब क्रश करके बनाई जाती है, बहुत छोटी होती है ये, ठीक है। तो ये एक सस्टेनेबल तरीका हम बोल सकते हैं कि हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो सैंड है, नेचुरल सैंड है, इसके लिए अल्टरनेटिव हो सकता है। सैंड इम्पोर्ट फॉर कोस्टल सिटीज़, जहाँ कहीं भी किसी कोस्टल सिटी एरिया में अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सैंड अलग जगह से इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि कोस्टल एरिया का इरोजन ना हो, ठीक है। नीड गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड प्लानिंग, ठीक है। तो सैंड माइनिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट ने 2016 को भी एक रेगुलेशन लाए हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में उन्होंने एक अथॉरिटीज़ दी है कि वो क्या करे कि वहाँ की जो सैंड माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटी है उसे एडमिनिस्टर करे, ठीक है। एक परमिसिबल एरिया दिया है कि मतलब 4 हेक्टर या फिर 4 एकड़ से ज़्यादा आप क्या नहीं कर सकते, कोई माइनिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि उन्होंने कुछ स्कीम भी लाए हैं। 2015 को प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना 2015 को लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो इस स्कीम का मेन मोटिव यही था कि अगर किसी एरिया में सैंड माइनिंग की वजह से अगर किसी एरिया को अफेक्ट हुआ है, एरिया को या फिर वहाँ के लोगों को अगर नेगेटिव अफेक्ट हुआ है तो उनके कल्याण के लिए ये योजना बनाई गई थी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब गवर्नमेंट द्वारा क्या किया जाता है कि ऐसे सैटेलाइट क्रिएट किए जाते हैं कि उस सैटेलाइट द्वारा जो इलीगल माइनिंग एक्टिविटी चल रही है उसे क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है या फिर हम बोल सकते हैं कि रेगुलेट किया जाता है। रोल ऑफ लोकल कम्युनिटी एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर, अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार गवर्नमेंट नहीं आ सकता निगरानी रखने के लिए, राइट। अगर किसी रूरल एरिया में किसी ऐसी सुनसान जगह पे मानो कि मतलब माइनिंग की एक्टिविटी चल रही है और जो लोकल कम्युनिटी है या फिर जो लोकल लोग हैं वही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ना, राइट। हर जगह पे गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकता, तो लोकल लोग या फिर लोकल कम्युनिटी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करें कि पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करे या फिर कंप्लेंट दर्ज करे कि ऐसे ऐसी जगह पे क्या हो रहा है, माइनिंग की एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो इस कदर हम गवर्नमेंट को भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइवेट स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन, ठीक है। सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइन लाना ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस कदर हमें कुछ एक सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकालने चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, सैंड माइनिंग को रेगुलेट कर सकते हैं और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, एनवायरमेंट और इकोनॉमी, या फिर हम बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट, इन दोनों को हमें क्या करना चाहिए कि एक ही पटरी पे लेके जाना चाहिए। आप डेवलपमेंट तो करो बट उसके साथ साथ एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी करो, तो वो सिर्फ ना कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
वो हम सब की, हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड सैंड माइनिंग या फिर सैंड एक नेचुरल रिसोर्स है